जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के टॉप 37 देखने जा रहे हैं क्वेश्चन, जो कि आपके रियल एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से फंसने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगा और हर एक मेथड को बताते हुए चलूंगा, जिससे अदर क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप उन सभी क्वेश्चंस को अटेंड करके बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर किसी स्टूडेंट को करेक्ट आंसर पता है किसी भी क्वेश्चन का, तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस का राइट आंसर करते हुए चले और मैं डिटेल से बताऊंगा। तो आपको अगर क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करते हुए चलिएगा, नहीं पता है तो डिटेल से समझते हुए चलिएगा। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग रहने वाली है। देखिए आज के सेशन को और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है बैलगाड़ी में समास है तेगु तत्पुरुष द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो यहाँ पर आप लोग तत्पुरुष के साथ करिएगा। अब ये तत्पुरुष कैसे हुआ आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि बैलगाड़ी आपको दिया गया था, तो बैल द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी। यानी यहाँ पहला पद बैल है, दूसरे पद गाड़ी का संबंध बता रहा है। अर्थ निकलता है कि बैल की गाड़ी अर्थात बैल से चलने वाली गाड़ी। यहाँ पर अगर और डिटेल से समझें तो इस प्रकार जहाँ एक पद दूसरे पद पर निर्भर हो और बीच में का की के से के लिए आदि का भाव आए, वहां तत्पुरुष समास होता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर तत्पुरुष समास कर दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैलगाड़ी में कौन सा समास है, सभी लोग तत्पुरुष समास को लॉक करना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आप सभी लोग यहाँ पर अगर डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के साथ करेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनको किस उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला था आप लोग देखिए और यहाँ पर बताइए। सन 1992 में व्यास सम्मान यानी कि व्यास पुरस्कार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को दिया गया था। उन्हें यह सम्मान उनके प्रसिद्ध उपन्यास नीला चांद के लिए मिला था। किसके लिए, नीला चांद। इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिसमें उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। भैया बताओ, परि उपसर्ग में ऐसा कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ छोड़ना बन जाए। यानी कि यहाँ पर परिहार करें, परिताप करें, परितोष करें या परिजन करें। तो करेक्ट आंसर हमारे ख्याल से परिहार हो जाएगा, जिसका अर्थ छोड़ना निकलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए कर दीजिएगा, हार। यानी कि डिटेल में आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपने लॉक किया है। कैसे किया है देखिए, जब परि उपसर्ग को हार शब्द के साथ जोड़ते हैं तो शब्द बनता है परिहार। क्या बनेगा, परिहार। और परिहार का अर्थ होता है त्याग करना, छोड़ना या दूर करना। इसलिए आपका सही उत्तर हार होगा। हार ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट कौटिल्य का विलोम शब्द है। अगर कौटिल्य का विलोम शब्द आपसे पूछे एग्जामिनर, तो ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है देखिए, आजर्व दिया गया है, अतर्व दिया गया है, मार्दर्व दिया गया है या मृदुलता दिया गया है। तो सभी लोग यहाँ पर जो करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आजर्व के साथ करिएगा। कौटिल्य का विलोम शब्द आजर्व होगा। और ये कैसे होगा आप लोग यहाँ पर देखिए कि कौटिल्य शब्द का विलोम शब्द आपने आजर्व को किया। यानी कौटिल्य का अर्थ होता है टेढ़ापन, कुटिलता, चालाकी या कपट। तो इसका विपरीत यानी कि विलोम शब्द होगा आजर्व, जिसका अर्थ है सरलता, सीधा, निष्कपट स्वभाव। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बन रहा था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। क्लास की क्वालिटी कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्लास में न्यू विजिट कर रहे हैं, सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ये आपको ऐसे ही सेशन प्राप्त करवाएंगे, कम क्वेश्चन करवाएंगे लेकिन बेहतर और इम्पोर्टेंट तरीके से इजी माध्यम से करवाने की कोशिश करेंगे। आप रिवीजन के तौर पर हमारी क्लासेस को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो प्रतिकूल शब्द की बात किया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट को करेक्ट आंसर पता होगा। यहाँ पर कूल में अगर प्रति जोड़ दें तो आपका बन जाएगा प्रतिकूल। इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। यहाँ पर प्रति उपसर्ग जोड़ा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं प्रतिकूल शब्द दो भागों से मिलकर बना है। प्रति जो यहाँ पर है ये उपसर्ग है और कूल जो है मूल शब्द है, इसीलिए इसमें प्रयुक्त उपसर्ग जो हुआ है प्रति। यानी कि आपने प्रति को लॉक किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत, खिलाफ या अनुकूल ना होना।
जैसे कि प्रतिकूल परिस्थितियां इज इक्वल टू विपरीत परिस्थितियां, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया होगा। आपसे पूछ रहा है तिलक किस प्रकार का शब्द है, तद्भव है, संकर है, तत्सम है या देशज है। तो यहाँ पर आप लोग तत्सम के साथ करिएगा। अब ये तत्सम कैसे हुआ तो आप लोग यहाँ पर आकर के समझ लीजिए। राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर सी के साथ किया है कि तिलक एक तत्सम शब्द है। तिलक शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन से लिया गया है। जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। तिलक संस्कृत में भी तिलक ही लिखा और बोला जाता है, इसीलिए तत्सम शब्द है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया है तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका बन गया। नेक्स्ट, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। नीरज होगा, निर्मल होगा, पंकिल या नीरद। तो स्वच्छ का आपको पता है ये आपका निर्मल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्वच्छ का अर्थ होता है निर्मल, यानी साफ शुद्ध बिना गंदगी वाला। निर्मल शब्द का अर्थ भी साफ और शुद्ध होता है, इसलिए निर्मल यानी स्वच्छ का पर्यायवाची बन गया। बाकी में आपका दिया गया नीरज जो कि कमल होता है, पंकिल गंदा या कीचड़ युक्त हो जाएगा, नीरद मीन्स होता है बादल। इसलिए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निर्मल हो जाएगा। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची निर्मल करेक्ट आंसर करिएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा बर्वे छंद हैं, कैसे हैं, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, अर्ध विषम मात्रिक या विषम मात्रिक। तो बर्वे की बात किया जाए तो ये एक अर्ध विषम मात्रिक छंद है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर देखिए कैसे है, करेक्ट आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी के साथ किया कि हिंदी छंदों में बर्वे छंद को अर्ध विषम मात्रिक छंद माना जाता है। इस छंद में चरणों की मात्राएं पूरी तरह समान नहीं होती हैं, इसीलिए इसे विषम श्रेणी में रखा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी अर्ध विषम मात्रिक छंद के साथ कर दीजिएगा। बर्वे अर्ध विषम मात्रिक छंद माना गया है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, पहला मीठा, तेज या बुद्धिमान। तो क्रिया विशेषण की बात किया जाए तो यहाँ पर तेज शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। कैसे है आप लोग देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। वाक्य देखिए, जैसे राम तेज दौड़ता है, तो यहाँ तेज शब्द बता रहा है कि दौड़ने की क्रिया कैसी है, तो तेज है, इसीलिए तेज क्रिया विशेषण बन गया। बाकी विकल्प में दिया गया पहला जो कि विशेषण है, मीठा भी विशेषण है और बुद्धिमान एक विशेष है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग तेज के साथ करेक्ट आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन देखिए, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए, ऑप्शन ए में दिया गया है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु या द्वंद्व। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर भी तत्पुरुष हो जाएगा। कैसे होगा, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था, यहाँ पर फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आपने तत्पुरुष समास को लॉक किया, यानी मुख्य दर्शन का विग्रह होगा मुख का दर्शन। मुख का दर्शन आ गया तो यहाँ दोनों शब्द के बीच में का संबंध आ रहा है। जिस समास में का, की, के, से, को आदि का भाव आए तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, इसलिए मुख्य दर्शन में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर कर दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। फांका करना, संपन्नता की स्थिति, मस्त रहना या अलगाव की स्थिति। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, अलगाव की स्थिति। कैसे, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। यहाँ पर समझिए, उक्ति का अर्थ है थोड़े से लोगों में भी आपसी मेल ना होना और सबका अलग अलग रहना। 8 कनौजिया 9 चूल्हे का भाव यह है कि केवल 8 लोग हैं फिर भी 9 चूल्हे जल रहे हैं, यानी सब अलग अलग हैं और एकता नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, अलगाव की स्थिति आपकी क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऋषि ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, संयुक्त स्वर, ओष्ण स्वर, घोष स्वर या हास्य स्वर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, हास्य स्वर के साथ कर दीजिएगा। नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। यहाँ पर देखिए, हिंदी व्याकरण में स्वरों को उच्चारण की अवधि के आधार पर बांटा जाता है, बिल्कुल सही। हास्य स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। ऋषि का उच्चारण कम समय में होता है, इसीलिए इसे हास्य स्वर कहा जाता है। आ, ई, उ, ऋषि हास्य स्वरों के उदाहरण हैं। बाकी के ऑप्शन में आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। दिया गया है, शायद कल मीरा दिल्ली डैश जाना, संभाव्य भविष्यत काल, यानी कि जाएगी, जा चुकी है, जाती है या जाए। तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर अगर करेंगे जाए के साथ, जाए यहाँ पर परफेक्ट बन रहा है, यानी
शायद कल मीरा दिल्ली जाए। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा। यहाँ पर समझ सकते हैं कि शायद कल मीरा दिल्ली जाए, जाना संभाव्य भविष्यकाल यानी कि जाए। यहाँ वाक्य में शायद शब्द आया है जो संभावना व्यक्त करता है। जब किसी काम के होने की संभावना बताई जाती है तो संभाव्य भविष्यकाल प्रयोग होता है। सही वाक्य होगा शायद कल मीरा दिल्ली जाए। मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है गाड़ी ढाड़ी शब्द युग के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए। गहरी यान निकाली गिरी, यान गहरी या गिरी निकाली। तो आप लोग यहाँ पर जो करेक्ट आंसर करेंगे किस ऑप्शन के साथ करेंगे, यान गहरी। यान गहरी ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। कैसे दिया गया है आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों शब्द सुनने में लगभग समान है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है। गाड़ी मतलब यान या वाहन, मतलब गहरी या सघन, इसीलिए सही अर्थ यूं होगा यान गहरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सहचर, मधुकर, पंचसर या निशाकर। तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर मधुकर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी मधुकर आपकी क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पर भ्रमर का अर्थ होता है भौरा, क्या होता है, भौरा। और मधुकर भी भौरे का ही एक पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए सही आंसर आप लोग मधुकर के साथ किए हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपने किया होगा। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, जैनेन्द्र, रेणु, प्रेमचंद या अज्ञे। त्यागपत्र की बात किया जाए तो ये जैनेन्द्र की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं त्यागपत्र प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध क्या है, उपन्यास है। यह उपन्यास मनोवैज्ञानिक शैली के लिए जाना जाता है, इसलिए जैनेन्द्र आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बन जाएगा। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है, कृत्यवाच्य, मित्रवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो यहाँ पर आप लोग कृत्यवाच्य के साथ करिएगा, यानी कि जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तो वहाँ पर कृत्यवाच्य होता है। कैसे होता है यहाँ पर देखिए, जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदलता है उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। उदाहरण राम जाता है, सीता जाती है। तो यहाँ जाता जाती क्रिया कर्ता राम सीता के लिंग के अनुसार बदलती है तो इसीलिए कृत्यवाच्य हुआ, यानी कि वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदलता है तो वहां पर क्या होगा, कृत्यवाच्य होगा। सभी लोग याद कर लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर परिमाण बोधक के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर समझ सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में अव्यय के प्रमुख भेद होते हैं। कैसे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। तो परिमाण बोधक अव्यय का भेद नहीं माना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट, इसी क्रम में देखिए, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्रम की दृष्टि से देखिए भैया कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए में दिया गया राहुल क्या लिख रहा है, बिल्कुल सही दिया गया है। राहुल क्या जा रहा है, नहीं, ये गलत दिख रहा है। यहाँ पर होना चाहिए राहुल कहाँ जा रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। यहाँ पर समझ लीजिए राहुल क्या जा रहा है यानी क्या प्रश्नवाचक शब्द है। जब किसी क्रिया के बारे में पूछा जाता है तो वाक्य का क्रम सही होना चाहिए। राहुल क्या जा रहा है वाक्य अशुद्ध है क्योंकि यहाँ क्या का प्रयोग गलत स्थान पर हुआ है। सही वाक्य आपका बनेगा राहुल कहाँ जा रहा है, क्योंकि जाना क्रिया के साथ स्थान पूछता है, इसलिए क्या नहीं बल्कि कहाँ आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। आपको ये अशुद्ध दिया गया था। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है, चिट्ठी, पुष्प, पत्ता या कागज। तो यहाँ पर आप लोग जो करेक्ट आंसर करेंगे पुष्प के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बनेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर पत्र शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे कि चिट्ठी हो गया, पत्ता, कागज, इसी कारण इसे अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। लेकिन पुष्प, फूलों का अर्थ पत्र नहीं होता है, इसीलिए यह पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, अनुप्रयास, श्लेष, यमक या रूपक। तो अर्थालंकार की बात किया जाए तो यहाँ पर रूपक ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। कैसे है देखिए, ऑप्शन नंबर डी में रूपक दिया गया है। देखिए अलंकार दो प्रकार के होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के, शब्दालंकार जहां शब्दों की सुंदरता हो और अर्थालंकार जहां अर्थ की सुंदरता हो। रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का सीधा आरोप किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अर्थालंकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, चा, ठा,
खा माँ। तो घोष वर्ण की बात किया जाए कैसे आप पहचानेंगे, यहाँ पर माँ के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप पहचानेंगे। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ से ध्वनि निकलती उन्हें घोष वर्ण बोलते हैं। माँ का उच्चारण करते समय गले में कंपन होता है, इसलिए यह घोष वर्ण है। बाकी के जो अदर दिए गए थे चा ठा खा, ये आपके अघोष वर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर संबंध, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अपादान के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर समझ भी सकते हैं कि वाक्य में छत से अलग होने या दूर होने का भाव बता रहा है। जहाँ किसी वस्तु के अलग होने, गिरने, हटने या दूर होने का भाव हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। यहाँ ईंट छत से गिरी है यानी छत से अलग हुई है, इसलिए अपादान कारक आपने किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही आंसर आपने पकड़ा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है कौन। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया या नाम बोधक क्रिया। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे सहायक क्रिया। क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया। कैसे होगी वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, देखिए आपकी स्लाइड पर आ चुका है आंसर। आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सहायक क्रिया के साथ किया। जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसके अर्थ को पूरा या स्पष्ट करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, राम पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ मतलब मुख्य क्रिया, रहा है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का समय, अवस्था आदि स्पष्ट करती, इसलिए सहायक क्रिया ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया था, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का बना था। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपका दिया गया कृष्णा सोबती, उषा राज, अलका सरावगी, दीप्ति खंडेलवाल। तो करेक्ट आंसर आपका उषा राज के साथ हो जाएगा। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, उषा राज, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एक मुलाकात प्रसिद्ध हिंदी कहानी है जिसकी लेखिका उषा राजे सक्सेना है, पूरा नाम इनका दिया गया है। इन्हें सामान्यतः उषा राज के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग। तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर कर देंगे पुल्लिंग के साथ, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बन जाएगा। कैसे होगा, देखिए हिंदी व्याकरण में सामान्यतः वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग माने जाते हैं, जैसे यह का है, यह गा है और यह माँ है। इनका प्रयोग पुल्लिंग रूप में किया जाता है। ध्यान दें, कुछ अक्षर अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सामान्य नियम के अनुसार अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। इसी क्रम में 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या भैया, बताओ करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप लोग कर रहे हैं। जिसे टाला ना जा सके उसे क्या करेंगे, ऐच्छिक, अनिवार्य, अनिवृत्त या अनिवार्य। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ कर दीजिएगा, जिसको टाला ना जा सके उसको अनिवार्य बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मखमली जूते मारना, ऑप्शन ए पहला पढ़ाओ और पहला ही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। कैसे सही आंसर हुआ, देखिए, यानी ये आपका दिया गया था कि मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, इसके लिए मुहावरा बताइए। मैंने आपको बताया मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ होता है कि मीठी या नरम बातों से किसी को लज्जित या अप्रत्यक्ष रूप से अपमानित करना, यानी ऊपर से बातें अच्छी लेकिन अंदर से चोट पहुंचाए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मखमली जूते मारना, ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जरा, मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। छोटा मुंह बड़ी बातें, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, छटाक चुन चौबारे रसोई। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर दिया गया, सभी लोग लॉक कर दीजिएगा। कैसे हुआ आप लोग देखिए, छटाक चुन चौबारे रसोई लोकोक्ति का अर्थ है कि सामर्थ्य बहुत कम होना लेकिन दिखावा बहुत बड़ा करना, यानी झूठा दिखावा या मिथ्या आडंबर। यहाँ छटाक चून यानी कि थोड़ा सा आटा, लेकिन चौबारे रसोई यानी बड़े ठाट का प्रदर्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी छटाक चून चौबारे रसोई बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अगर अनाज का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जाए तो शस्य दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। कैसे होगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए करेक्ट आंसर आपने शस्य के साथ किया है। अनाज का अर्थ होता है धान्य, खेती से प्राप्त खाद्य। शस्य शब्द का अर्थ भी फसल या अनाज होता है, इसीलिए यह अनाज का पर्यायवाची हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा है? वत, आवत, वत या कह। तो कहावत में ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। कैसे हुआ आप लोग यहाँ पर देखिए, कह प्लस आवत इक्वल टू हो गया कहावत। यहाँ आवत जुड़कर नया शब्द बना है, इसीलिए इसे प्रत्यय माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आवत आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है उत्साह, भय, क्रोध या विस्मय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो करेंगे स्टूडेंट विस्मय के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी परिभाषा क्या होगी आप लोग सुन लीजिए कि जब किसी आश्चर्यजनक या चमत्कारी चीज को देखकर मन में हैरानी उत्पन्न होती है तब अद्भुत रस होता है। इस रस का स्थायी भाव विस्मय यानी आश्चर्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो एक आपका गद्यांश आता है, वो गद्यांश मैंने यहाँ पर नहीं करवाया है। बाकी जितने क्वेश्चन थे आपके सेट में पूछे जाएंगे हिंदी के, वो सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो आप लोग इस क्लास का फीडबैक दीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो जो भी क्लासेस पॉसिबल हो पाएंगी इतने कम टाइम में तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप लोग बस अपना रिवीजन के तौर पर इन सभी क्लासेस को देखते रहिए। क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी आप सभी के लिए, और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास की नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचे और आप हमारी क्लासेस को वॉच कर सकें और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।